नमस्कार, करंट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। सबसे पहले पिछले एक सप्ताह की हेडलाइंस पर डालते हैं नजर। एनसीआरबी ने 2019 के लिए भारत में अपराध रिपोर्ट की जारी। 2018 के मुकाबले 2019 में अपराधों में हुआ मामूली इजाफा। महिलाओं के खिलाफ बढ़ रहे हैं अपराध। विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 संसद में पारित। विदेशी अंशदान के दुरुपयोग को रोकना है बिल का मकसद। गैर सरकारी संगठनों के लिए आधार को दी जाएगी अनिवार्य पहचान दस्तावेज की मान्यता। सरकार ने हेल्थ इन इंडिया सर्वे पर जारी की रिपोर्ट। अलग अलग धार्मिक समुदायों के स्वास्थ्य से जुड़े आंकड़े आए सामने। पारसी समुदाय बीमारियों से सर्वाधिक ग्रसित। रेलवे की कमाई पर कैग ने जारी की ऑडिट रिपोर्ट। पिछले 5 सालों में राजस्व में आई लगातार गिरावट। प्रति 100 रुपए की कमाई के लिए 101 रुपए से भी ज्यादा खर्च करता है रेलवे। और सीएनजी इंजनों में HCNG के इस्तेमाल को सरकार की हरी झंडी। सीएनजी इंजनों में 18% किया जा सकेगा हाइड्रोजन का मिश्रण। 1989 के केंद्रीय मोटर गाड़ी नियमों में किया गया बदलाव। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने 2019 के लिए भारत में अपराध रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक प्रति 1 लाख की जनसंख्या पर अपराध की दर में 2018 के मुकाबले 2019 में मामूली वृद्धि देखी गई है। 2018 में जहां अपराध की दर 383.5 थी, वहीं 2019 में यह 385.5 रही। रिपोर्ट में महिलाओं पर अपराधों के संबंध में चिंतित करने वाले आंकड़े सामने आए हैं। 2018 से 2019 के बीच देश में महिलाओं के खिलाफ हो रहे अपराधों में 7.3% की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ भी अपराधों में 7.3% का इजाफा हुआ है। राज्यों के मामले में देखा जाए तो महिलाओं और अनुसूचित जाति वर्ग के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए हैं, जबकि प्रति 1 लाख जनसंख्या पर देखा जाए तो महिलाओं के खिलाफ अपराधों में असम का नाम सबसे ऊपर है। राजस्थान में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अपराधों की दर सबसे ज्यादा है। रिपोर्ट बताती है कि 2019 के दौरान महिलाओं के विरुद्ध सबसे ज्यादा अपराध IPC के तहत दर्ज किए गए हैं, जिसमें 30.9% मामले पति या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, 21.8% मामले महिलाओं की गरिमा भंग करने, 17.9% मामले अपहरण और 7.9% केस दुष्कर्म के थे। प्रति 1 लाख महिलाओं पर अपराध दर 2019 में 62.4 बताई गई है, जो कि 2018 में 58.8 दर्ज हुई थी। राजस्थान में महिलाओं के साथ दुष्कर्म के सबसे ज्यादा 5,997 मामले सामने आए हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का नाम है। पोक्सो एक्ट के तहत बच्चियों के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में हुए। इसके बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश का नंबर आता है। बीते मॉनसून सत्र में संसद ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक 2020 को पारित कर दिया। इस संशोधन का मकसद विदेशों से प्राप्त होने वाले अंशदान के गलत और अनुचित उपयोग पर रोक लगाना है। दरअसल हालिया वर्षों में विदेशों से मिलने वाले अंशदानों में सरकार ने कई गड़बड़ियों को उजागर किया है। वर्ष 2010 से 2019 के दौरान विदेशी अंशदान की वार्षिक आय में करीब दोगुना इजाफा हुआ, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि विदेशी अंशदान की राशि का उस प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं किया गया जिसके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया था। लिहाजा ऐसे मामलों में सरकार ने 2011 से 2019 के बीच गैर सरकारी संगठन समेत कुल 19,000 संगठनों का पंजीकरण रद्द कर दिया है। ऐसे में इन संगठनों के कामों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए मौजूदा नियमों में संशोधन की काफी जरूरत थी। अब विधेयक में आधार को गैर सरकारी संगठन या विदेशी योगदान प्राप्त करने वाले लोगों और संगठनों के सभी पदाधिकारियों, निदेशकों और अन्य प्रमुख अधिकारियों के लिए एक अनिवार्य पहचान दस्तावेज बनाने का प्रस्ताव किया गया है। अब कोई भी व्यक्ति, संगठन या रजिस्टर्ड कंपनी विदेशी अंशदान प्राप्त करने के बाद किसी अन्य संगठन को उसे ट्रांसफर नहीं कर सकेगा। हालांकि इंटरनेशनल कमीशन ऑफ जूरिस्ट्स यानी न्यायविदों के अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने इस संशोधन की आलोचना करते हुए कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून के साथ पूरी तरह असंगत है और यह सिविल सोसाइटी के काम में रुकावट बनेगा। संशोधन के मुताबिक विदेशी अंशदान का केवल 20% हिस्सा ही प्रशासनिक खर्च के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि यह प्रावधान देश के उन बड़े NGOs के सामने समस्या खड़ी करेगा जिनका प्रशासनिक खर्च काफी ज्यादा है।
आपको बता दें कि विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम सबसे पहले 1976 में अस्तित्व में आया था। हाल ही में गर्भपात को लेकर उच्च न्यायालयों के सामने आए मामलों पर एक अध्ययन रिपोर्ट सामने आई है। रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि हालिया वर्षों में ऐसे मामलों की संख्या में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक हर 5 में से एक केस ऐसा है जो या तो अवयस्क महिला है या ऐसी महिला जिनका गर्भपात नहीं किया जा सकता। देश में सुरक्षित गर्भपात के लिए काम करने वाला संगठन प्रतिज्ञा कैंपेन की रिपोर्ट असेसिंग द जुडिशियरीज रोल इन एक्सेस टू सेफ अबॉर्शन 2 से यह बात सामने आई है। मई 2019 और अगस्त 2020 के बीच किए गए अध्ययन के मुताबिक 14 उच्च न्यायालयों में गर्भपात के कुल 243 मामले थे, जबकि इससे पहले प्रति वर्ष इसके 1/4 मामले ही सामने आते थे। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 गर्भावस्था के पहले 12 हफ्तों के भीतर एक डॉक्टर की राय के साथ और 2 डॉक्टरों की राय के साथ पहले 20 सप्ताह के भीतर गर्भपात की अनुमति देता है। हालांकि कुल 243 मामलों में 23% 20 सप्ताह के गर्भकाल की अवधि के भीतर दायर किए गए थे, जबकि गर्भपात की इजाजत के लिए इन्हें कोर्ट जाने की जरूरत नहीं थी। इससे पता चलता है कि जमीनी स्तर पर नागरिकों को कानून के प्रावधानों की सही जानकारी नहीं है। गौरतलब है कि मार्च में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 लोकसभा से पारित हो चुका है और राज्यसभा के सामने लंबित है। इसके अनुसार 20 सप्ताह तक के गर्भपात के लिए एक डॉक्टर की सलाह पर्याप्त होगी और 20 व 24 हफ्ते की गर्भवती महिलाओं की कुछ श्रेणियों के मामले में 2 डॉक्टर की सलाह की जरूरत है। इस विधेयक में यह तय करने के लिए एक राज्य स्तरीय मेडिकल बोर्ड भी स्थापित करने का प्रावधान है कि क्या भ्रूण की विसंगतियों के मामलों में 24 हफ्ते के बाद गर्भावस्था को खत्म किया जा सकता है। चिकित्सा के क्षेत्र में ऐतिहासिक बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने चिकित्सा शिक्षा और व्यवसाय के शीर्ष नियामक के तौर पर राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन किया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस आयोग ने दशकों पुरानी संस्था भारतीय चिकित्सा परिषद यानी एमसीआई की जगह ली है। गौरतलब है कि अगस्त 2019 में संसद ने राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम पारित किया था। 25 सितंबर 2020 से राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम के प्रभावी होने के साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 को खत्म कर दिया गया है। साथ ही भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा नियुक्त किए गए शासक मंडल को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया गया। सरकार के मुताबिक इस आयोग में 4 स्वायत्त बोर्ड शामिल होंगे। ये 4 बोर्ड हैं स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड, चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड एवं एथिक्स और मेडिकल रजिस्ट्रेशन बोर्ड। ऐसा माना जा रहा है कि इस ऐतिहासिक सुधार के चलते भारतीय चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में पारदर्शिता आएगी और गुणवत्तापूर्ण एवं उत्तरदायी व्यवस्था बनाने में मदद मिलेगी। सबसे अहम, अब से निर्वाचित नियामक के विपरीत योग्यता के आधार पर नियामक का चयन किया जाएगा। आयोग का मुख्य कार्य नियामक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना, संस्थाओं का मूल्यांकन और शोध पर अधिक ध्यान देना है। इसके अलावा एमबीबीएस के बाद कॉमन फाइनल ईयर परीक्षा यानी नेशनल एग्जिट टेस्ट के तौर तरीकों पर काम करना है। इसका मकसद पंजीकरण और पीजी एंट्रेंस एग्जाम, निजी चिकित्सा विद्यालयों के शुल्क ढांचे का नियमन करना और सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के बारे में मानक तय करना है। पिछले दिनों एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने जानकारी दी कि भारत सरकार ने संगठन के सभी बैंक अकाउंट्स को पूरी तरह बंद कर दिया है। इससे संगठन भारत में जो भी मानवाधिकार कार्य करता है वे पूरी तरह रुक गए हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया ने सरकार की इस कार्रवाई की कड़ी निंदा की है। संगठन के मुताबिक पिछले कई सालों में घरेलू स्तर पर कई लोगों ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया में अपना वित्तीय योगदान दिया है, जो कि पूरी तरह कानूनी है। इसके बावजूद इन योगदानों पर विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 2010 के तहत कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि एमनेस्टी इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए काम करता है। इस संगठन के कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसकी एक शाखा भारत में भी है। विदेशी अभिदाय विनियमन अधिनियम 2010 की बात करें तो यह कानून कुछ खास लोगों, संगठनों और कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले विदेशी योगदानों और हॉस्पिटैलिटी को राष्ट्रीय हित में स्वीकार करने और इस्तेमाल करने को रेगुलेट करता है। किसी भी निर्वाचन अभ्यर्थी, पंजीकृत संवाददाताओं, न्यायाधीशों, किसी विधानमंडल के सदस्य, राजनीतिक दल एवं राजनीतिक प्रकृति के किसी संगठन और कुछ एसोसिएशंस पर विदेशी योगदान को स्वीकार करने पर भी यह कानून रोक लगाता है।
बीते दिनों सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने हेल्थ इन इंडिया नाम से एक सर्वे पर रिपोर्ट जारी की। इस सर्वे का खास मकसद भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र पर बेसिक गुणात्मक सूचना इकट्ठा करना था। रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े तमाम पहलुओं पर विस्तार से बताया गया है। रिपोर्ट में स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी और निजी सुविधाओं पर खासा ध्यान दिया गया है। वहीं अलग अलग धार्मिक समुदायों के स्वास्थ्य के संबंध में सूचना और बीमारियों के प्रति उनकी संवेदनशीलता का जिक्र भी रिपोर्ट में है। रिपोर्ट की माने तो जुलाई माह में जब राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75वें चक्र को जारी किया गया था, उस समय 31.1% पारसी लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि वे कई तरह के एलिमेंट्स यानी विकारों का सामना कर रहे हैं। यह आंकड़ा किसी भी धार्मिक समुदाय के मुकाबले सबसे ज्यादा है। दूसरे धार्मिक समुदायों की बात करें तो जैन समुदाय के मामले में यह आंकड़ा 11.2%, सिखों के लिए 11%, जबकि ईसाइयों के लिए 10.5% है। सर्वे में एलिमेंट्स को परिभाषित किया गया है। सर्वे में किसी भी व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक खुशहाली में आए अंतर को एलिमेंट के तौर पर बताया गया है। 15 दिनों के भीतर जिन लोगों तक सर्वेकर्ता पहुंचे हैं उन्हें विकारों से प्रभावित माना गया है। इन लोगों की संख्या को PPRA यानी प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स हु रेस्पॉन्डेड एज एलिंग के तौर पर बताया गया है। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं कई तरह के विकारों के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। वहीं ग्रामीण लोगों के मुकाबले शहरी लोग तमाम एलिमेंट के प्रति ज्यादा संवेदनशील हैं। पूरे भारत के मामले में देखा जाए तो 7.5% भारतीयों में ऐसा पाया गया कि वे कई तरह की बीमारियों का सामना कर रहे हैं। हाल ही में यूरोपीय संघ के साथ मुक्त आवागमन समझौते को समाप्त करने के एक प्रस्ताव पर स्विट्जरलैंड में जनमत संग्रह हुआ। इसमें मतदाताओं ने प्रस्ताव के विरोध में मत डालकर इसे खारिज कर दिया है। दरअसल जनमत संग्रह में डाले गए कुल मतों में से लगभग 62% मुक्त आवागमन के पक्ष में थे, जबकि 38% ने इसके विरोध में वोट किया। स्विट्जरलैंड के दक्षिणपंथी दल स्विस पीपल्स पार्टी का मानना था कि यूरोपीय संघ से ज्यादा तादाद में आव्रजन के कारण जनसंख्या और आवास लागत में वृद्धि का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। कथित तौर पर हर साल औसतन 75,000 यूरोपीय संघ के नागरिकों को ही स्विट्जरलैंड में आव्रजन की अनुमति है, लेकिन अभी तय संख्या से कहीं ज्यादा लोग आ रहे हैं। लिहाजा स्विस पीपल्स पार्टी ने इस जनमत संग्रह की पहल की। इस जनमत संग्रह में आव्रजन के अलावा पितृत्व अवकाश, भेड़ियों को मारने के प्रतिबंधों में ढील, फाइटर जेट्स का अधिग्रहण और बाल देखभाल के लिए टैक्स रियायत जैसे मुद्दे भी शामिल थे। इनमें 60% से अधिक वोटर्स ने बच्चे के जन्म के बाद पिता को 2 हफ्ते के पितृत्व अवकाश देने की योजना का समर्थन किया है। वहीं लोगों ने बाल देखभाल के लिए टैक्स रियायत देने के विपक्ष में मतदान किया है। हालांकि आलोचकों का कहना है कि यूरोपीय संघ से मुक्त आवागमन पर रोक से देश में कुशल श्रमिकों की कमी हो सकती है। बहरहाल लगभग 82 लाख की कुल आबादी वाले स्विट्जरलैंड में तकरीबन 14 लाख यूरोपीय संघ के नागरिक रहते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में सेंटर फॉर डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स का शिलान्यास हाल ही में किया गया। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस सेंटर को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत पंजीकृत किया जाएगा। केंद्र की समग्र देखरेख और पर्यवेक्षण के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग के सचिव की अध्यक्षता में गवर्निंग बॉडी का गठन किया गया है। दरअसल मौजूदा वक्त में देश में दिव्यांग खिलाड़ियों के लिए कोई प्रशिक्षण केंद्र उपलब्ध नहीं है, लिहाजा यह सेंटर देश में अपनी तरह का पहला प्रशिक्षण केंद्र होगा। केंद्र सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने और देश के लिए अच्छा प्रदर्शन करने के लिए दिव्यांगों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की सुविधाएं मुहैया कराएगा। इसमें एक आउटडोर एथलेटिक स्टेडियम, इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बेसमेंट पार्किंग सुविधा, चिकित्सा सुविधाएं, खेल विज्ञान केंद्र सहित कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। ऐसा माना जा रहा है कि इस केंद्र की स्थापना से समाज में दिव्यांगजनों में एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए उनमें एक भावना का विकास होगा। हाल ही में कैग ने रेलवे के खर्च पर चिंतित करने वाले आंकड़े पेश किए हैं। कैग की ताज़ा ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक टिकट बिक्री और माल भाड़े के जरिए भारतीय रेलवे ने जितना राजस्व इकट्ठा किया है उसमें से पिछले 5 सालों में लगातार कमी दर्ज की गई है। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 2018-19 में भारतीय रेलवे ने आय से ज्यादा खर्च किया है। इस दौरान रेलवे ने प्रति 100 रुपए की आय के लिए 101.77 रुपए खर्च किए हैं। हालांकि सामान्य तौर पर देखा जाए तो यहां आंकड़ा 97.29 रुपए है,
लेकिन अगर 2018-19 की कुल कमाई में एनटीपीसी और कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की माल भाड़ा कमाई को हटा दिया जाए तो यह आंकड़ा 101 रुपये 77 पैसे तक पहुंच जाता है। आपको बता दें कि आय अर्जन करने के बाद रेलवे जितना खर्च करती है उसे ऑपरेटिंग रेशियो कहते हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि जिस तरह पिछले सालों में राजस्व में कमी आई है उसकी वजह से एलआईसी निधि जैसे अतिरिक्त बजट स्रोतों पर रेलवे की निर्भरता बढ़ी है। वहीं हालिया लॉकडाउन के चलते रेलवे के वित्तीय हालात और खराब होने की बात भी रिपोर्ट में है। आगे रिपोर्ट की माने तो सभी रेलवे जोन में एक जैसी स्थिति नहीं है। वित्तीय वर्ष 2015 से लेकर 2019 के बीच देश के 17 जोन में से 9 जोन का ऑपरेटिंग रेशियो औसतन 100% या उससे कम, जबकि 4 जोन का ऑपरेटिंग रेशियो 150 या उससे ज्यादा है। यानी इन 4 जोन में प्रति 100 रुपए के लिए 150 रुपए से अधिक खर्च किए गए हैं। परिवहन में स्वच्छ ईंधन के इस्तेमाल को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में सरकार ने अहम फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सीएनजी इंजनों में एचसीएनजी के इस्तेमाल को अपनी मंजूरी दे दी है। नए नियमों के मुताबिक अब सीएनजी इंजनों में 18% हाइड्रोजन का मिश्रण किया जा सकेगा। साथ ही भारतीय मानक ब्यूरो ने भी ईंधन के तौर पर ऑटोमोटिव पर्पस के लिए एचसीएनजी के स्पेसिफिकेशंस IS 17314 2019 विकसित किए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 25 सितंबर को एक अधिसूचना जारी कर केंद्रीय मोटर गाड़ी नियमावली 1989 में बदलाव किए हैं। इन्हीं नियमों के आधार पर किसी मोटर गाड़ी को चलाने के लिए लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन आदि दिए जाते हैं। सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस खास तौर पर मीथेन से बनती है। सीएनजी के उपयोग से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और पार्टिकुलेट मैटर्स जैसे वायु प्रदूषकों का कम उत्सर्जन होता है। वहीं एचसीएनजी यानी हाइड्रोजन संपन्न सीएनजी हाइड्रोजन और सीएनजी का मिश्रण होता है, जिसमें हाइड्रोजन का सांद्रण 18% होता है। परंपरागत सीएनजी की तुलना में एचसीएनजी के उपयोग के चलते कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जन को 70% तक कम किया जा सकता है। इन सभी बातों को देखते हुए सरकार ने हाल ही में ईंधन के तौर पर एचसीएनजी के इस्तेमाल को हरी झंडी दे दी है। पिछले दिनों IUCN ने वन्य जीवों के संरक्षण के संबंध में स्टेटस को अपडेट किया। जानकारी के मुताबिक अगले 25 सालों में लॉयन टेल्ड मकाक की संख्या में 20% से ज्यादा की कमी आ सकती है। इसे देखते हुए IUCN ने लॉयन टेल्ड मकाक यानी सिंह पूंछ बंदर को रेड लिस्ट में लगातार 6ठी बार संकटाग्रस्त की श्रेणी में रखा है। कंजर्वेशन स्टेटस को अपडेट करने में IUCN ने सेंटर फॉर वाइल्ड लाइफ स्टडीज और सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र की तकनीकी रिपोर्ट की भी मदद ली है। तकनीकी रिपोर्ट के मुताबिक लॉयन टेल्ड मैकाक की वन्य संख्या 4000 के आसपास है और आने वाले 25 सालों में यह संख्या तेजी से घट सकती है। लॉयन टेल्ड मकाक ज्यादातर तादाद में कर्नाटक और केरल में मिलते हैं, जबकि तमिलनाडु के जंगलों में भी इनकी मौजूदगी मिलती है। इन तीनों राज्यों के वर्षा वनों में तेजी से कमी आने की वजह से इनके आवास भी नष्ट हुए हैं, जिससे इनकी संख्या पर लगातार खतरा बना हुआ है। सलीम अली पक्षी विज्ञान एवं प्राकृतिक इतिहास केंद्र की बात करें तो इस संस्था की स्थापना 1980 के दशक में सलीम अली ने की थी। सलीम अली को भारत का पक्षी विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। इस संस्था को देश में पक्षी विज्ञान और प्रकृति संरक्षण में विशिष्टता और ज्ञान विकसित करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। भारत एवं डेनमार्क ने बौद्धिक संपदा सहयोग के संबंध में हाल ही में एक समझौता पत्र पर दस्तखत किए। इसका मकसद बौद्धिक संपदा सहयोग का विस्तार करना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग ने डेनमार्क के उद्योग व्यापार एवं वित्तीय मामलों के मंत्रालय के डेनिश पेटेंट एवं ट्रेडमार्क कार्यालय के साथ यह समझौता किया। बौद्धिक संपदा सहयोग का विस्तार करने के लिए दोनों देश आम लोग, अधिकारियों, व्यावसायिक एवं अनुसंधान व शैक्षणिक संस्थानों के बीच बेहतर तौर तरीकों, अनुभवों और ज्ञान का आदान प्रदान करेंगे। प्रशिक्षण कार्यक्रमों में परस्पर सहयोग, विशेषज्ञों का आदान प्रदान, तकनीकी और सेवा प्रदान करने की गतिविधियों का भी आदान प्रदान होगा। पेटेंट, ट्रेडमार्क और इंडस्ट्रियल डिजाइन व भूवैज्ञानिक संकेतकों के अलावा बौद्धिक संपदा अधिकारों के संरक्षण, प्रवर्तन और उनके इस्तेमाल के लिए आने वाले आवेदनों को निपटाने की बेहतर प्रक्रिया व जानकारी आदान प्रदान की जाएगी। ऑटोमेशन के विकास और परियोजनाओं के आधुनिकीकरण को लागू करने, बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में नए डॉक्यूमेंटेशन एवं सूचना प्रणाली व प्रबंधन की प्रक्रिया में परस्पर सहयोग करने पर भी दोनों देश राजी हुए हैं।
इसके अलावा दोनों देश पारंपरिक ज्ञान के संरक्षण की दिशा में सहयोग करेंगे और खासतौर से पारंपरिक ज्ञान संबंधी डेटाबेस के इस्तेमाल और मौजूदा बौद्धिक संपदा प्रणाली के बारे में जानकारी देने में सहयोग करेंगे। समझौता पत्र को लागू करने के लिए दोनों देशों ने द्विवार्षिक कार्य योजना तैयार करने पर भी सहमति जताई है। ऐसा माना जा रहा है कि यह समझौता भारत और डेनमार्क के बीच परस्पर दीर्घकालीन सहयोग को मजबूत करेगा। CICA यानी कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरैक्शन एंड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन एशिया पर एक वर्चुअल मीटिंग का हाल ही में आयोजन हुआ। यह सदस्य देशों की एक मंत्री स्तरीय बैठक थी। इसमें भारत की ओर से विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिस्सा लिया। इस बैठक में भारत ने आतंकवाद का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। साथ ही भारत ने अफगान शांति प्रक्रिया के लिए फिर से अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। CICA एशिया में शांति, सुरक्षा एवं स्थिरता को बढ़ावा देने की दिशा में सहयोग बढ़ाने के लिए एक बहुराष्ट्रीय मंच है। इसके सदस्य देशों की संख्या 27 है, जिनमें भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, बांग्लादेश, कंबोडिया आदि देश शामिल हैं। पर्यवेक्षक राष्ट्र के तौर पर इसमें बेलारूस, इंडोनेशिया और जापान जैसे देश शामिल हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 47वें सत्र में 5 अक्टूबर 1992 को कजाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति द्वारा CICA के आयोजन का विचार पहली बार प्रस्तावित किया गया था। CICA की पहली मंत्री स्तरीय बैठक सितंबर 1999 में हुई थी। वर्ष 2018 से 2020 की अवधि के लिए तजाकिस्तान गणराज्य CICA का अध्यक्ष है। आपको बता दें कि एशिया में शांति, सुरक्षा और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए आतंकवाद के खतरे को खत्म करना इस मंच का मकसद है। साथ ही यह मंच अवैध दवा उत्पादन और तस्करी को खत्म करने, एशिया में समृद्धि और स्थिरता के लिए व्यापार और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भी काम करता है। वैज्ञानिकों ने बाढ़ की रियल टाइम मैपिंग के लिए टूल विकसित किया है। इससे बाढ़ के जोखिम से निपटने के लिए तैयारियों में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों ने नए उपकरण को विकसित करने में सैटेलाइट डेटा और क्लाउड कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया। क्लोस वन नाम की पत्रिका में वैज्ञानिकों ने बताया कि बाढ़ के नए मानचित्रों में 94% सटीक आकलन सामने आए हैं। इस दौरान बाढ़ की बेहतर निगरानी और मैपिंग के लिए बड़े स्तर पर अंतरिक्ष आधारित सेंसर्स को इस्तेमाल में लाया गया। इन्हें सिंथेटिक अपर्चर रडार भी कहा जाता है। ये सिंथेटिक अपर्चर रडार सभी मौसमों में डेटा इकट्ठा करने में सक्षम होते हैं। ये सेंसर्स 2 सिंथेटिक अपर्चर रडार के कॉन्स्टलेशन पर ऑपरेट होते हैं, जो कि यूरोपीय स्पेस एजेंसी के कोपरनिकस प्रोग्राम से संबंधित हैं। बिग डेटा के तेजी से प्रसंस्करण करने में सैटेलाइट द्वारा लिए गए डेटा को क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म पर उपयोग में लाया जाता है। इस क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म को गूगल अर्थ इंजन के तौर पर भी जाना जाता है। कोपरनिकस प्रोग्राम यूरोपीय संघ का एक अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम के जरिए इन सीटू डेटा और सैटेलाइट अर्थ ऑब्जर्वेशन आधारित सूचना सेवाएं उपलब्ध की जाती हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने ग्राफीन के उत्पादन की कम लागत वाली नई विधि विकसित की है। JNCASR यानी जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के शोधकर्ताओं ने इस नई विधि का विकास किया। वैज्ञानिकों का दावा है कि उत्पादन की यह नई विधि सिंगल लेयर वाले ग्राफीन के लिए कारगर है। इसे एक सरल और सस्ती विधि द्वारा संभव बनाया गया, जिसमें नेफ्थलीन लेपित निकेल फॉयल को एक साधारण वैक्यूम में कुछ मिनटों के लिए गर्म किया गया और ग्राफीन की मोड़ी परतों को प्राप्त करने के लिए इसे ठंडा किया गया। इलेक्ट्रॉनिक डिफ्रैक्शन यानी इलेक्ट्रॉनिक विवर्तन और रमन स्कैटरिंग यानी रमन प्रकीर्णन का उपयोग करते हुए किए गए इस अध्ययन से पता चला कि ग्राफीन की परमाणु जाली की 2 डायमेंशनल एकल क्रिस्टल प्रकृति को मल्टीलेयर स्टैक में भी बनाए रखा गया है। दरअसल ग्राफीन कार्बन परमाणुओं की एक शीट होती है जो ऊर्जा भंडारण, कोटिंग्स, सेंसर के साथ साथ एक बेहतरीन सुपरकंडक्टर है। सिंगल लेयर गुणों को बनाए रखते हुए इसका उत्पादन मुश्किल और महंगा होता है, इसलिए इस नई विधि से लागत कम आने की उम्मीद जताई जा रही है। AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी एक बेहद अहम खबर सामने आई है। एम्स्टर्डम और हेलसिंकी दुनिया के पहले 2 शहर बन गए हैं जहां ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रजिस्टर की शुरुआत हुई है। इस रजिस्टर के जरिए लोगों को इस बात की जानकारी दी जाएगी कि शहर के लिए लोक सेवाओं में AI का क्या उपयोग है। द नीदरलैंड्स की राजधानी एम्स्टर्डम और फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में कई अन्य सेक्टर्स में भी AI के इस्तेमाल के लिए प्रयोग किए जा रहे हैं। यहाँ एक चैटबॉट भी विकसित किया गया है जो किसी भी समय कहीं भी सेवाएं देने में सक्षम है।
दोनों शहरों में ओपन AI रजिस्टर विकसित करने का मकसद अपने नागरिकों को कई तरह की लोक सेवाएं देना है, जिसमें उत्तरदायित्व, पारदर्शिता और सुरक्षा भी तय की जाएगी। इनमें पुस्तकालय ग्राहकों को किताबों पर राय देना, शिशु जन्म और मातृत्व से जुड़े परामर्श के लिए जरूरी निर्देश देने जैसी सेवाएं शामिल हैं। वहीं AI के जरिए सूचनाओं, लोगों की पहचान और प्रभावी ट्रैफिक नियंत्रण तक भी आसानी से पहुंचा जा सकता है। आपको बता दें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी तकनीक है जिसमें मशीनों को इस तरह तैयार किया जाता है कि वे किसी इंसान की तरह सोच सकें और हूबहू उनके जैसे ही काम भी कर सकें। AI में मशीनों को इतना सक्षम बनाया जाता है कि वे अनुभवों से सीख सकती हैं और नए इनपुट्स के लिए खुद को ढाल सकती हैं। आइए अब जल्दी से मैप वाले सेक्शन पर डालते हैं नजर। प्रिय व्यूअर्स, पिछले कुछ दिनों से थाईलैंड काफी चर्चा में बना हुआ है। दरअसल कुछ आंतरिक मामलों को लेकर यहाँ अशांति बनी हुई है। युवाओं और विद्यार्थियों का एक बड़ा वर्ग देश के लिए एक नए संविधान बनाने और राजतंत्र व्यवस्था खत्म करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आया है। बता दें कि दक्षिण पूर्व एशियाई देश थाईलैंड आसियान का सदस्य देश है। यह भारत मलाया प्रायद्वीप का हिस्सा है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। यह देश उत्तर पश्चिम और पश्चिम में म्यांमार, उत्तर एवं पूर्व में लाओस, दक्षिण पूर्व में कंबोडिया, जबकि दक्षिण में मलेशिया से अपनी सीमा साझा करता है। इस देश की भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो इसका संपूर्ण भूक्षेत्र कर्क रेखा के दक्षिण और विषुवत रेखा के उत्तर में अवस्थित है। इसके दक्षिण और पूर्व में थाईलैंड की खाड़ी, जबकि पश्चिम में अंडमान सागर है। थाईलैंड के उत्तर पूर्वी भाग में खोराट पठार है। यह देश स्वर्णिम त्रिभुज का हिस्सा है। इसमें अन्य दो देश लाओस और म्यांमार हैं। गौरतलब है कि स्वर्णिम त्रिभुज दक्षिण पूर्वी एशिया में ड्रग्स उत्पादन के लिए जाना जाता है। आज हम आपको अर्मेनिया के मैप के साथ छोड़ रहे हैं। अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच हालिया सैन्य झड़प के बाद से यह सुर्खियों में है। आपको अर्मेनिया के साथ सीमा साझा करने वाले देशों के नाम कमेंट सेक्शन में बताने हैं। अगले बुलेटिन में हम आपको अर्मेनिया के मैप से रूबरू करवाएंगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट कीजिए www.drishtias.com पर। साथ ही दृष्टि आज के हिंदी और अंग्रेजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेकिन चलते चलते डालते हैं कुछ छोटी मगर जरूरी खबरों पर नजर। RBI के हालिया आंकड़ों के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में चालू खाता संतुलन में $19.8 बिलियन का सरप्लस हुआ है, जबकि पिछले वर्ष भारत को इस खाते में $15 बिलियन का घाटा झेलना पड़ा था। RBI ने चालू खाते में हुए इस सुधार की मुख्य वजह निर्यात के मुकाबले भारत के वस्तु आयात में आई कमी को बताया है। व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण में आपसी सहयोग के लिए बीते दिनों भारत के कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय और ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग के बीच वर्चुअल बैठक हुई। इस बैठक का मकसद दोनों देशों में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को समर्थन देना है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच दोनों क्षेत्रों में प्रगति के लिए समझौता ज्ञापन भी हुए। यह समझौता ज्ञापन व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के मामले में सूचना के साझाकरण और बेहतर क्रियान्वयन के लिए नए उपाय मुहैया कराएगा। हाल ही में नीति आयोग और द नीदरलैंड्स दूतावास के बीच डिकार्बोनाइजेशन एंड एनर्जी ट्रांजिशन एजेंडा से जुड़े स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर हुए। स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट का मकसद स्वच्छ और अधिक ऊर्जा के लिए विकार्बनीकरण और ऊर्जा अंतरण योजना को समर्थन देना है। इस दौरान दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारी पर बल दिया ताकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सके जिससे हितधारकों, नीति निर्माताओं और औद्योगिक निकायों के बीच सहयोग स्थापित हो सके। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन में भारत की तरफ से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिरकत की। केंद्रीय मंत्री ने इस दौरान 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर डिग्रेडेड लैंड को रिस्टोर करने की भारत की प्रतिबद्धता जाहिर की है। वहीं उन्होंने हालिया दिनों में भारत में हुए 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों मरुस्थलीकरण रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय और प्रवासी पक्षियों पर अभिसमय के आयोजन की भी जानकारी दी। पिछले दिनों प्रधानमंत्री मोदी ने नमामि गंगे मिशन के तहत उत्तराखंड में 6 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन किया।
गंगा नदी को निर्मल और अविरल बनाने के मकसद से इन परियोजनाओं की शुरुआत की गई है। इसके अलावा उन्होंने गंगा नदी पर हरिद्वार में अपने तरह के पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उद्घाटन किया। वहीं देश के हर एक स्कूल और आंगनवाड़ी तक पेयजल कनेक्शन मुहैया कराने के लिए 2 अक्टूबर से 100 दिवसीय अभियान की शुरुआत भी की गई। इस दौरान पीएम ने जल जीवन मिशन के तहत ग्राम पंचायतों और पानी समितियों के लिए मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। आरबीआई के ताज़ा आंकड़े बाह्य ऋण के संबंध में भारत के लिए राहत देने वाले हैं। आंकड़ों के मुताबिक जून 2020 के आखिर तक भारत का बाह्य ऋण घटकर $554.5 बिलियन हो गया है। इससे पहले जून 2019 में यह आंकड़ा $556.9 बिलियन था। यानी भारत के बाह्य ऋण में एक साल में $2.4 बिलियन की कमी आई है। हालांकि एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो मार्च 2020 में 20.6% के मुकाबले जून 2020 में बढ़कर 21.8% हो गया है। हाल ही में जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में औषधीय पौधों के लिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की आधारशिला रखी गई। साथ ही 21 आयुष स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों का भी उद्घाटन किया गया। पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना का मकसद स्थानीय लोगों द्वारा उत्पादित और एकत्र किए गए हर्बल कच्चे माल को सुखाने, छटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग और सुरक्षित भंडारण के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास करना है, ताकि उनकी गुणवत्ता को बेहतर कीमत मिल सके और इससे जुड़े हुए किसानों की आय में वृद्धि हो सके। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 महोत्सव का उद्घाटन किया। इसकी थीम द इमर्जिंग डिलाइटफुल डेस्टिनेशंस रखी गई। इसका मकसद लोगों को पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन के लिए आकर्षित करना है, ताकि देश में स्थानीय पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को बढ़ावा मिले। स्वदेशी बूस्टर और एयर फ्रेम सेक्शन के साथ ही कई अन्य मेड इन इंडिया उपप्रणालियों से युक्त सतह से सतह तक मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का ओडिशा के बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। इसे स्वदेशीकरण के विस्तार की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। ब्रह्मोस लैंड अटैक क्रूज मिसाइल की अधिकतम गति 2.8 मैक रही। और रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का नई दिल्ली में अनावरण किया। दरअसल पहली रक्षा खरीद प्रक्रिया वर्ष 2002 में लागू की गई थी, जिसे घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने और रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कई बार संशोधित किया जाता रहा है। अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 को सरकार के आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ जोड़ा गया है और इसका मकसद मेक इन इंडिया पहल के जरिए भारतीय घरेलू उद्योग को सशक्त बनाने के साथ भारत को अंतिम रूप से वैश्विक विनिर्माण केंद्र में बदलना है। हमारी टीम कोशिश करती है कि आपको दी गई खबरों में एक भी गलती ना हो, लेकिन यदि किसी सोर्स या ह्यूमन एरर की वजह से ऐसी गलती हो जाती है तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में उस गलती को सुधार कर पिन कर दिया जाता है और यह आपको कमेंट बॉक्स में सबसे ऊपर दिखाई देता है।